like नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिस सेशन की दिमाग में आइडिया कल के दिन ही आ गया था, क्योंकि कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि थी। हालांकि कल स्वास्थ्य सही ना हो पाने के कारण हम ये सेशन नहीं कर पाए, लेकिन आज हमने सोचा कि इस सेशन को आपके साथ पूरी तरह विस्तार पूर्वक चर्चा के दौरान लेकर आएंगे। तो चलिए साथियों, स्वागत करते हैं जल्दी सा आपको आज एक ऐसे सेशन के बारे में चर्चा करने के लिए, एक ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए जिनके बारे में हमारे वर्तमान जो कनकरंट इतिहास है उसके अंदर बहुत ही कम लिखा और पढ़ा गया है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उनके जीवन से जुड़े बहुत से पहलू आपके सामने रखे जाएं। ना केवल आपके सामने पहलू रखे जाएं, बल्कि उनके बारे में कितने जानकारी दुनिया भर में मौजूद है उनको भी आप तक लाने का प्रयास किया जाए। आप सभी से गुजारिश है, सेशन अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो सेशन चैनल पर है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए 5 सेकंड से कम का भी समय है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा समय अगर अतिरिक्त है तो सेशन को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। एक खबर छपती है, यह खबर आपके सामने है, बहुत प्रमुख खबर है और खबर को आप केवल पढ़ने से इस कहानी के क्रक्स को और मर्म को समझ जाएंगे। कहानी है कि 12 आवर्स आफ्टर पीस ट्रीटी विद पाकिस्तान, यानी कि मात्र 12 घंटे बाद पाकिस्तान से शांति समझौता करने के बाद इंडिया के लीडर मौत को प्राप्त हो गए। यह प्रमुख अखबार द सन है और यह खबर 11 जनवरी की है। 11 जनवरी के दिन की यह जो खबर आप देख रहे हैं, यह ऐसी एक खबर है जिसने आज तक बहुत से लोगों को अपने बारे में उलझन के साथ रखा हुआ है। क्या हुआ था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी, और जिस जगह ट्रीटी साइन हुई वहीं 12 घंटे के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई और आज तक उनकी मौत एक रहस्य है कि यह एक नेचुरल डेथ थी, जहर देकर हुई मौत थी। और यह रहस्य इसलिए भी है कि जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जिन लोगों के साथ ये सवाल जवाब किए जा सकते थे कि बताइए आप उस समय मौके पर उपस्थित थे, पूछताछ में जवाब दीजिए कि क्या हुआ था, वो लोग भी रहस्यमयी मौत को प्राप्त हो गए। आज के सेशन में आप जानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत तो हुई ही थी, उनके जो निजी सेवक हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, उनके साथ क्या हुआ वो भी आज के सेशन में आपको पता चलेगा। तो काफी रहस्यमयी घटना है, लेकिन इस घटना को आपसे डिस्कस करें उससे पहले आपको इतनी महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारियां देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जीवन पर्यंत जिस तरह का जीवन जिए वो आज तक बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का कारण है। साथियों, सबसे पहले जानकारी आपके जीवन रथ के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, मुगल सराय में हुआ और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई। और इसी कारण से हाल ही में आपको इनकी पुण्यतिथि पर अपन ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। शास्त्री जी का वर्तमान में 57वीं बरसी मनाई गई। ये इनके अंतिम क्षणों के दृश्य हैं और ये इनकी बिलखती हुई पत्नी की तस्वीर है। हम इस पर ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहते हैं। यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से पंडित नेहरू जी के बाद में इन्होंने पद संभाला, देश को किन विकट परिस्थितियों से इन्होंने कुछ सालों के भीतर निकाल दिया। ये वही व्यक्ति हैं जिनका नारा आज भी गूंजता है, जिसका नाम है जय जवान जय किसान। इन्हीं के नारे के दम पर भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी, शायद कहते हैं अगर समझौता
एक आध दिन रुककर हुआ होता तो शायद पाकिस्तान आज हमारे पास होता, क्योंकि भारतीय सेना ने इनके नेतृत्व में काम करते करते लाहौर तक पकड़ बना ली थी। और शायद यही इनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि इन्होंने एक ऐसा समझौता साइन कर लिया जिसके चलते हमारी सेना को लाहौर से लौटना पड़ा, अदरवाइज लाहौर तक कब्जा हमारा होता। खैर, इन सारी कहानियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रो पहले ले लिया जाए। साथियों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, एक वक्त का खाना देशवासियों से छुड़वाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय सेना सीमा पर डटकर लड़े लेकिन भारतीय किसान खेती करके हरित क्रांति ले आए, उसका मोटिवेशन देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। अपने खुद के जीवन में एक वक्त का भोजन इसलिए रोका गया ताकि आम जन को यह मोटिवेशन दे सके कि एक वक्त का भोजन त्यागा जा सकता है, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इनके कहानियों में किरदार को अगर समझना है तो केवल इतना सा कि इन्हें आम बोलचाल की भाषा में नन्हे के नाम से इनके घरवाले पुकारते थे। कारण इसका बहुत था क्योंकि आप कद में छोटे थे, लेकिन जिसने भी इन्हें कद में छोटा होने के नाम पर इनको छोटा समझने की कोशिश की, वो अपने आप को गलत ही पाया। इनका कद मात्र 5 फुट 2 इंच था, इस वजह से लोग इनको एस्टिमेट करने में दिक्कत कर जाते थे और ये अपने उसी बहकावे का लाभ उठाकर बड़े बड़े निर्णय कर जाते थे। साथियों, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय वाराणसी में प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के घर हुआ था। आपने अध्ययन किया, अध्ययन करके शास्त्री की डिग्री प्राप्त की और अपने नाम में से श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री पद जो इन्होंने ग्रहण किया वो असल में पढ़ाई के कारण ग्रहण किया। आप यहां से बड़े होकर आगे निकलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होते हैं। बहुत सारी जीवन के ऐसे उपलक्ष्य हैं जो इन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक स्वतंत्रता प्रेमी के नाम पर जो काम किए वो दुनिया भर के सामने प्रेरणा का कारण बने। लेकिन साथियों, इसके अतिरिक्त जो हम आपके साथ यहां पर साझा कर सकते हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, आज तक जिस ईमानदारी, कर्मठता और सादगी के किस्से सुने जाते हैं उन सभी किस्सों में लाल बहादुर शास्त्री की कहानियां अजर अमर होने वाली हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने किसी परिचय में यह बताया ही नहीं कि ये प्रधानमंत्री हैं। ये अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताया करते थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हो उसके पास अपना घर नहीं था, अपनी कार नहीं थी। इवन किस्सा तो यह भी है कि जब इन्होंने अपने लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली कार खरीदी तो उस कार खरीदने के लिए इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया, क्योंकि 7,000 रुपए ही थे, 5,000 रुपए की आवश्यकता थी। 5,000 रुपए का लोन लिया और उस लोन से इन्होंने कार तो खरीद ली, लेकिन कार खरीदने के बाद में इनकी ताशकंद में जब मौत हुई तो उसके बाद में लोन की किश्तें चुकाने की जिम्मेदारी इनकी धर्मपत्नी पर आ गई। बाद में बनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी धर्मपत्नी ललिता जी से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं ये लोन माफ करवा सकती हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की पत्नी ललिता जी ने कहा कि नहीं, ये उनका सपना है कि वो ईमानदारी से ही इस पैसे को चुकाएंगे। तो उन्होंने अगले 4 सालों तक उस कार की किस्तें चुकाई। इस तरह की कहानी और किस्से बहुत है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सार्वजनिक जीवन में प्रचलित किस्से हैं उन किस्सों में से मैंने आपके सामने ये पंजाब नेशनल बैंक वाला किस्सा बताया। हाल ही में इन्हीं के पोते के द्वारा अक्टूबर 2, 2022 को इस कार को पब्लिक किया गया, दिखाया गया कि ये वो कार है जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा लोन पर ली गई थी और ये आज उनके मेमोरियल में रखी हुई कार है जो कि उनके द्वारा लोन पर खरीदी गई थी। और भी किस्से हैं जो इनके बारे में आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। यह सोसाइटी उन लोगों के लिए थी जो गरीब पृष्ठभूमि वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको आर्थिक मदद देकर के स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाए रखने की थी। लाल बहादुर शास्त्री भी चूंकि अति साधारण परिवार से आते थे, ऐसी स्थिति में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा 50 रुपए प्रति माह उनको भेजे जाते थे। एक बार शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या जो 50 रुपए आपको भेजे जाते हैं क्या वो परिवार चलाने के लिए पर्याप्त हैं? इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जो पैसे भेजे जाते हैं वो केवल काम 40 रुपए ही आते हैं, 10 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं हमें। इन्होंने तुरंत उस पत्र को आगे फॉरवर्ड करते हुए कहा कि हमारा काम 40 रुपए में ही हो जाता है, 10 रुपए आप किसी और जरूरतमंद को भेज दें, हम 40 रुपए में ही अपना काम चला लेंगे। ये थे लाल बहादुर शास्त्री।
और भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन वो किस्से जो पब्लिक की पटल पर आए, वो किस्से आज आप सबके साथ साझा इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि एक ऐसे महान और उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ में जो घटना हुई वो आप और हमको आज भी रहस्य में डालकर रखती है, संदेह में डालकर रखती है। साथियों, एक बार का किस्सा कहते हैं कि एक बार इनके बेटे को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तहत जॉब मिला, आउट ऑफ ऑर्डर प्रमोशन मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि प्रधानमंत्री के बेटे थे। लेकिन जब इन्हें यह बात याद हुई कि प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल करने के कारण इनके बेटे का प्रमोशन हुआ है, इन्होंने उस प्रमोशन को रुकवा दिया कि नहीं भाई, मेरे नाम से, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, इस नाम से अगर, अच्छा ये किस्से तो वो हैं जो इनकी निजी जिंदगी के हैं। एक मैं आपको सार्वजनिक जीवन का वृत्तांत बताता हूं। एक बार जब आप रेल मंत्री हुआ करते थे देश के, उस समय एक रेल दुर्घटना हुई। आपने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में यह कहते हुए स्वीकार किया इनका इस्तीफा कि हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी का इस पूरी घटना में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि मंत्री के कहने से ट्रेन गिर गई, लेकिन फिर भी आपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल पेश करेगा कि कोई नेता या कोई मंत्री अपने पद के प्रति कितना समर्पित हो सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि जिन्होंने अपने काम को केवल दुनिया के लिए ही नहीं, वास्तविकता में जीकर दिखाया है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से एक प्रधान सेवक हो सकता है, एक मंत्री किस प्रकार से रियल में समर्पित व्यक्ति हो सकता है। और भी बहुत से किस्से हैं। एक किस्सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो किस्सा किसी कॉपी किताब में छपा किस्सा नहीं है, एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया किस्सा है। बात है रूसी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने शास्त्री जी को सुपर कम्युनिस्ट कहा। सुपर कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, सोवियत रूस हुआ करता था 1991 से पहले, यानी कि सोवियत रूस और भारत काफी करीबी देश हुआ करते थे। सोवियत रूस का भारत पर काफी प्रभाव था। जो ताशकंद समझौता था, उस समझौते के अंदर सोवियत रूस के अंदर ही यह समझौता ताशकंद में करवाया गया था। उस दौरान जब लाल बहादुर शास्त्री जी वहां पर गए हुए थे, तब ये अपने साथ में ऊनी, जो अपने खादी वस्त्र से बना हुआ कोट है, वो सर्दी से बचने के लिए लेकर गए। रूसी प्रधानमंत्री ने देखा कि यार इनको इस जगह की ठंड का अंदाजा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ चलते हैं तब सर्दी बहुत बढ़ती चली जाती है। अब जब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि शायद चैट अनेबल है, कृपया कोशिश करके एक बार चैट ऑन कर दें। हाँ, अब चल गया है, ठीक है। हाँ, तबीयत ठीक है दोस्तों। शुरुआत में शायद चैट डिसेबल थी, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि शुरुआत में जब रूसी प्रधानमंत्री को लगा कि यार ये तो, इनको सर्दी का अंदाजा नहीं है, उत्तर की तरफ कितनी सर्दी है और ये बिना किसी तैयारी के यहां चले आए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हिचकते हुए हमारे प्रधानमंत्री को एक पैकेट में पैक करके कोट भिजवाया सर्दी से बचने के लिए। अगले दिन उनकी उम्मीद थी कि शायद ये उपहार के रूप में स्वीकार किया गया जो कोट है, ये पहन करके मीटिंग में उपस्थित होंगे ताकि इन्हें सर्दी ना लगे। लेकिन अगले दिन वो देखते हैं कि शास्त्री जी फिर से वही वाला पुराना जो अपना ऊनी कोट था वही पहनकर वापस आ गए। तो उन्होंने पूछा, शास्त्री जी अगर आप बुरा ना माने तो वो कोट कहाँ है आपका? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरा एक सेवादार आया था, उसके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो मैंने आपका कोट उन्हें दे दिया ताकि वो सर्दी से बच सकें। भविष्य में जब मैं आऊंगा तब सर्दी से लड़ने के लिए और अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। तो इस बात का जिक्र करते हुए रूसी प्रधानमंत्री ने मीटिंग में, जब दोनों देशों की चर्चा हो रही थी, तब कहा कि हम तो केवल साम्यवादी हैं, लेकिन ये सुपर साम्यवादी हैं जो कि सबका ध्यान रखते हैं। ये बड़ी बात शास्त्री जी के बारे में कही गई। जिस व्यक्ति के बारे में इतने सारे किस्से कहानी कहे गए हों और उस कहानी के अंदर अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है, और ट्विस्ट ये कि वो व्यक्ति मर कैसे गया, यानी कि शास्त्री जी की मर्डर मिस्ट्री, डेथ मिस्ट्री। यदि आप इस पूरी कहानी को किस्से के रूप में सुनना चाहते हैं तो अभी जाइए कुकू एफएम पर। कुकू एफएम जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पर आपको इनके बारे में तो कहानियां मिल ही जाएंगी, इसके अलावा 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं।
10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स आपके पास में अलग अलग जोनर की हैं, इंक्लूडिंग वो किताबें भी यहां पर उपलब्ध हैं जो हमारी वन ऑफ द फेवरेट है। इसके साथ साथ बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको कोई किताब पसंद आती है उसका आप नोट्स बना सकते हैं, ड्राइव मोड पर उसे यूज कर सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, स्लीप टाइमर लगाकर आप उसे सुन सकते हैं। किताब आपको 50% डिस्काउंट के साथ, यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित50 यूज करते हैं तो आपको 49 रुपीज में उपलब्ध हो जाती है। यानी 49 रुपीज में केवल एक किताब नहीं, 10,000 किताबें सुनने की कैपेसिटी पूरे एक महीने के लिए। आपको जो किताब पसंद हो, लेकिन शास्त्री जी वाली किताब आज आप जाकर सुन सकते हैं। यदि आपने पहले से कुकू एफएम डाउनलोड कर रखा है तो भी आप इस किताब को सुन पाएंगे। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, क्योंकि कुकू एफएम हमारा पार्टनर है लंबे टाइम से और मेरे काफ़ी सारे साथियों ने इस चीज़ को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप जाकर वहां से सुने। अब मैं आपको अपने तरीके से इस पूरी कहानी को सुना रहा हूं। आप फिलहाल के लिए अगर ये सुनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इतिहास के बारे में जानना होगा। साथियों, इतिहास ये है, और मैं इस इतिहास को कहां से रिलेट करके ला रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बैकग्राउंड तो दे दिया है। अब मैं आपको उस घटना तक लेकर चल रहा हूं, तत्कालीन घटना तक, कि क्या कारण था कि हमें ताशकंद समझौता करना पड़ा। चलिए अब मैं आपको इतिहास के पन्नों पर लेकर चलता हूं। साथियों, घटना है देश की आजादी की। 1947 में आप और हम आजाद हुए। उस समय एक मुल्क और बना जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान जब बना था तो उसने भारत से बहुत ही जरूरी सामान, जो सिंचित भूमि थी, सिंध की जो भूमि थी, वो हमसे ले ली थी। उसके पास में तत्कालीन रूप से दुनिया का बहुत सारा प्यार प्रेम समेट करके, बढ़िया पैसा धेला लेकर के वो अपने आप में अलग हुआ था। ऐसी स्थिति में उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, और महत्वाकांक्षाओं का परिणाम यह निकला कि आजादी के कुछ ही दिनों बाद, आप सोचिए कि अगस्त 1947 को हम आजाद हुए हैं और नवंबर 1947 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। किस बात को लेकर के? कश्मीर को लेकर के। 1947 में आजाद हुए देश केवल महीने भर के अंतराल में ही युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। और आप अंदाजा ये देखें कि हम दोनों युद्ध लड़ रहे हैं, किस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि कश्मीर किसके पास जाएगा। और हुआ क्या? पाकिस्तान की सेना ने कबीलों को अपनी वेशभूषा में, यानी सेना जो है वो वेशभूषा बदलकर कबीलों की वेशभूषा में कश्मीर के अंदर एंट्री करती चली गई, ये दिखाते हुए कि कश्मीर हमारा है। तब तक नया नया देश बना था, कोई समझ थी नहीं। अगर समझ नहीं थी तो ऐसी स्थिति के अंदर मामला घुलता चला गया। इधर से हमारी सेनाएं, उधर से उनकी सेनाएं, जो भी हुआ वो आपके सामने है। 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच में एक संधि पत्र साइन होता है, जिसके अंतर्गत युद्ध विराम किया जाता है। और युद्ध विराम के अंतर्गत 2/3 कश्मीर का हिस्सा भारत के पास और 1/3 युद्ध जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में पाकिस्तान के पास रह जाता है। तब से वो स्थिति आज तक यों की यों बरकरार है। ये आजादी के बाद मिला पहला फलसफा हमको महीने भर बाद था। आप यहां से आगे बढ़ने शुरू हुए। हम आजाद होकर देश चलाना सीख ही रहे थे कि इतनी देर में पाकिस्तान के साथ साथ हमारा पड़ोसी चीन भी है, यह हमें एहसास हुआ, क्योंकि चीन हमारे ही पीछे पीछे आजाद हुआ था। जब वो आजाद हुआ तो उसे अपने यहां पर, जैसे पाकिस्तानियों को कश्मीर नजर आया, ऐसे ही चीन को तिब्बत नजर आया। और इसी कारण से चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान कश्मीर को लूटना चाहता था, वैसे ही चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चांग एंगलाई करके इनके पीएम हुआ करते थे, आक्रमण हुआ। ऐसी स्थिति में जब तिब्बत पर आक्रमण हुआ तो तिब्बत एक प्रकार का स्वतंत्र राज्य टाइप का क्षेत्र था। वहां से बड़ी मात्रा में तिब्बतियन लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर के इंडिया के अंदर आने शुरू हो गए। अच्छा, भारत नया नया देश बना था, ना तो भारत के पास में कोई अंतरराष्ट्रीय इतना पहले से कोई नॉलेज था कि क्या करना होता है ऐसी परिस्थितियों में, क्या नहीं करना होता है। दूसरा, भारत पहले से ही इस भाव के साथ आगे बढ़ रहा था कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हमारे यहां पर कोई भी धर्म, रेस, कास्ट, क्रीड कोई भी आकर रह सकता है, सर्वधर्म संभाव का भाव लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, इस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति में तिब्बतियंस का इंडिया आना शुरू हुआ। जब इंडिया आना शुरू हुआ तो चीनियों के मन में भारत के प्रति क्या भाव था? भारत केवल यही मानता था कि जिस प्रकार से ब्रिटिश दासता से हम आजाद हुए हैं, ऐसे चीनी आजाद हुए हैं। इसी कारण से हिंदी चीनी भाई भाई हैं। जब दो लोग दासता से आजाद होते हैं तो ये सोचते हैं कि हम दोनों सेम सर्कमस्टांसेस से निकले हैं, इसलिए हम भाई भाई की तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नेहरू जी ने दे दिया कि हम दोनों तो सब मित्रों की तरह आगे बढ़ेंगे।
ऐसी स्थिति में जब तिब्बत पर आक्रमण हो रहा था, तिब्बतियन लोग इंडिया आ रहे थे, तो भारत उनको भी शरण दिए जा रहा था कि कोई बात नहीं भाई। मुसीबत तब खड़ी हो गई जब 1959 में तिब्बतियों का धर्मगुरु दलाई लामा, जो आज भी धर्मशाला में रहते हैं इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश में, वो इंडिया आ गए और यहां आकर के स्वतंत्र राज्य की मांग कर दी कि भाई तिब्बत के ऊपर अनाधिकृत कब्जा है चीन का। भारत ने उनको अपने यहां संरक्षण दे दिया। अच्छा, भारत को भी ये नहीं पता था कि इसके आने के पीछे क्या क्या मतलब वो हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं। भारत ने कहा कि कोई वहां से भागकर आया है तो शरण देना, शरणागत की रक्षा करना हमारा अधिकार है, हमने अधिकार दे दिया, लीजिए साहब रहिए। इसी बीच में भारत चीन के साथ में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बातें कर रहा था। नेहरू जी को लगता था कि हमने उनको बहुत अच्छे से समझाया है कि हम क्या हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत ने चीन को पंचशील सिद्धांत दे दिए। पंचशील सिद्धांतों में हमने इनके साथ मिलकर के वादे लिए 1953-54 में कि हम एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के लाभ के ही फायदे की बात सोचेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये भारत और चीन ने एक दूसरे के साथ में कस्में और वादे खा लिए। अब हमारे ये कस्में वादे जो चल रहे थे, इससे नेहरू जी आश्वस्त थे कि अगर तिब्बती हमारे यहां पर शरण लेने आ भी गए तो कोई बात नहीं भाई। 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था तो भारत उस समय की विभीषिका को समझता था। बड़ी मात्रा के अंदर जो हमारे भाई पाकिस्तान रहते थे वो इस तरफ आए थे रहने के लिए और इधर से बहुत सारे लोग उधर गए थे। तो इंडिया ने सोचा तिब्बत में भी कुछ ऐसा हुआ है, आने दो इधर की तरफ। तो इधर की तरफ लोग आ रहे थे, लेकिन चीन इसका मन में क्या पाल रहा था ये किसी की कैलकुलेशन में नहीं था। और जब ये किसी की कैलकुलेशन में नहीं था तो चीन ने इसका बदला हमसे कैसे लिया। 1962 में बिना किसी प्रिपरेशन के इंडिया पर अटैक हो जाता है। इंडिया मानसिक रूप से तैयार ही नहीं था। इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान से तो हमारी लड़ाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1947 का पार्टीशन धर्म के आधार पर था, तो भविष्य में भी पाकिस्तान मानेगा नहीं, क्योंकि जो झगड़े से बनी चीज होती है वो झगड़े पे खत्म होती है, आज तक चली आ रही है। चीन के बारे में कभी सोचा नहीं था। अब सोचा नहीं था और उस तरह से अचानक युद्ध हो जाए, यह सदमा इतना भारी हुआ कि हमारा एक बड़ा हिस्सा चीनियों ने अपने कब्जे में ले लिया। आज भी जो हमारे कश्मीर का हिस्सा, लद्दाख के ऊपर का जो हिस्सा है, वो चीन के पास अक्साई चीन के नाम से कब्जे में है। बड़ी मात्रा में हिस्सा चीनियों ने हमसे कब्जा कर लिया। जब जिस जगह की प्रिपरेशन नहीं है उसकी वजह से आपको सदमा लगेगा, धोखा लगेगा। और यह युद्ध खत्म हुआ 20 नवंबर 1962 का, और इसका सदमा नेहरू जी के दिल पर कितना लगा, इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेहरू जी ने खुद ने संसद में यह स्वीकार करते हुए कहा कि हम समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर गए, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे, हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। यानी एक प्रकार से हमको आधुनिक दुनिया की सच्चाई का अंदाजा था ही नहीं, हम बनावटी दुनिया में थे। बनावटी दुनिया क्या? विश्वास की दुनिया। हम सोच रहे थे कि भाई हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, पंचशील सिद्धांतों को मानते हैं। ऐसा हुआ नहीं। तो नेहरू जी पर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि नेहरू जी के उसके बाद में 20 नवंबर 1962 के बाद में जितने भी इंटरव्यू हुए या फिर उनके जितने भी साथ वाले लोग थे, वो ये स्वीकार करते हुए दिखाई दिए हैं कि नेहरू जी को ना ये बात बहुत अंदर तक घर कर गई कि यार धोखा हो गया यार। और व्यक्ति पता है कब टूटता है? जब उसके साथ धोखा होता है, मतलब उसको दुनिया पर से विश्वास उठ जाता है, और वो विश्वास कहीं ना कहीं नेहरू जी की जान लेने का कारण बना। साथियों, ऐसी ही स्थिति में देश ने जून 1964 में भारत का पहला प्रधानमंत्री खो दिया। और जब हमने, मतलब असल में मई के अंदर हमने नेहरू जी को खोया, और मई के अंत में 27 मई 1964 के दिन जब पंडित नेहरू को हमने खो दिया, तो उसके बाद में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो, कौन ऐसा व्यक्ति हो जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम का कार्यकर्ता भी रहा हो और देश की परिस्थितियों को गहराई से समझता हो, तो उस जगह फिर बारी दी गई लाल बहादुर शास्त्री जी को। जून 1964 के अंदर देश के अंदर 9 जून 1964 के अंदर भारत का दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ देश के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब आप इस तरह से समझकर देखिए कि हमारी स्थितियां कैसी हैं। अब इस स्थिति को समझने के लिए देखिए, मैं आपको एकदम टू द पॉइंट एंड तक ले जा सकता हूं, लेकिन जब तक आपको तत्कालीन परिस्थितियां नहीं पता होंगी, आप कहानी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। ये पूरी कहानी चल रही है। इस कहानी में अब मैं आपको 2 एपिसोड और ऐड करता हूं। 2 एपिसोड आपको क्यों पता होने चाहिए? एपिसोड से मतलब 2 घटनाएं और ऐड कर देता हूं। देखिए, 1947 आपको समझ में आ गया, युद्ध 1949 तक चला। स्थिति क्या हुई? हमारा कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। 1962 का युद्ध समझ में आ गया। 1962 के अंदर हमारा एक बड़ा हिस्सा कश्मीर का चीन के पास चला गया।
हम दोनों ही युद्ध में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोकर बैठे थे। दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति जितनी डामाडोल थी, इससे आप समझ सकते हैं कि ताजा ताजा आजाद हुआ देश है जिसके पास में अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, भोजन के दिक्कत है, अपनी सुरक्षा अब अपने आप करनी है, देश को प्रगति दिलानी है, देश को यह विश्वास दिलाना है कि हम आजाद हो गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि भारत के साथ अब चुनौतियां ज्यादा बड़ी थी। ऐसी स्थिति में देश का प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के कंधे पर जो बोझ है, अब आप उसको समझिए। लेकिन जितना आप समझेंगे उससे ज्यादा हमारे दुश्मन भी समझ रहे हैं। आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि हमारा दुश्मन इतना शातिर है कि 1965 में पाकिस्तान ने हम पर इसलिए चढ़ाई कर दी कि इस समय इंडिया सबसे वीक स्थिति में है। समझ गए? 64 में नेहरू जी गए, 62 का इंडिया हारा हुआ है। हमारे पास भोजन का इतना संकट था कि जब नेहरू जी एक बार भोजन के लिए दुनिया का भ्रमण कर रहे थे कि भाई अगर किसी के पास अनाज हो तो भारतीयों को अनाज दे दो, क्योंकि इंडिया में गेहूं का उत्पादन इतना नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों को अनाज खिला सके। नेहरू जी दुनिया का भ्रमण करते हुए गेहूं की मांग कर रहे थे। इस बीच में हम अमेरिका पहुंचे। वही अमेरिका जो उन दिनों पाकिस्तान समर्थक हुआ करता था, अमेरिका ने भारत से कहा कि हम गेहूं तो दे देंगे लेकिन हमारी कई कंडीशंस हैं, तुमको रशिया से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी वगैरह वगैरह। नेहरू जी ने कहा देखिए अभी उन सब बातों का वक्त नहीं है, जनता भूख से ग्रसित है, सॉल्यूशन दीजिए। तो सॉल्यूशन के नाम पर कहा कि ठीक है, हम अपने मवेशी को, सुअरों को एक गेहूं खिलाते हैं जिसे PL 480 के नाम से जाना जाता है, हम आपको वो भिजवा देंगे। लाल गेहूं कहा गया उसे। बोले हम वो भिजवा देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास वो गेहूं आया और उस गेहूं के अंदर एक, आज भी अगर आपने अपने गली मोहल्लों में उगी देखी हो तो एक घास उगी हुई है, पार्थेनियम घास, जिसको लोग कांग्रेस घास के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि वो कीटना उसके रूप में आई थी, खरपतवार के रूप में गेहूं के साथ अमेरिका ने भेज दी थी हमारे देश में, ताकि हमारे देश की जमीन ही बंजर हो जाए। खैर, जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी को यह रियलाइज हुआ कि यार इधर से तो अब पाकिस्तान अटैक कर रहा है और उधर की तरफ से अमेरिका धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऊंच नीच मत कर देना, मैं तुम्हारा अनाज रोक दूंगा। आप सोच कर देखिए, हमारे पास सेना को लड़ाने के लिए हमारी सैनिक किस दम पर लड़े हैं। हमारे सैनिकों को केवल एक शक्ति जो अनाज की थी वो भी हमारे पास नहीं है। अमेरिका बोल रहा है कि मैं अनाज नहीं भेजूंगा। पाकिस्तान 1965 में हम पर अटैक कर दिया है। हमारी दो स्थितियां एक साथ खराब। 1964 में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना उसके सामने बड़ी चुनौतियां क्या? अनाज नहीं है और बॉर्डर पर अटैक हो चुका है। देखिए, भूखे पेटना युद्ध नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ने हम पर 1965 में अटैक कर दिया, स्थिति बड़ी विकट हो गई साहब। स्थिति से निपटने के लिए अब लाल बहादुर शास्त्री जी को यह समझ में आया कि अब समय आ गया है कुछ क्रांतिकारी निर्णय लेने का। क्रांतिकारी निर्णय क्या? किसानों को और जवानों को एकजुट करने का तरीका क्या? एक वक्त का भोजन छोड़ा जाए और किसानों को मोटिवेट किया जाए कि आप ही हैं जो असल में जीत दिला सकते हैं। 1965 में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी साथियों। जिस ग्रीन रेवोल्यूशन की आप चर्चा करते हैं उसके जनक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने किसानों को उनकी उपयोगिता के आधार पर जमीन पर उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। नई जो मतलब कभी चर्चा करेंगे हरित क्रांति कैसे आई थी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस बारे में चर्चा कर लीजिए कि हमने अपने जवानों तक अनाज भिजवाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में एक वक्त का भोजन त्यागा और अपने हिस्से का अनाज हमने जवानों को भेजने का निर्णय लिया, ताकि पेट भर के तो ये युद्ध करें। और जवानों ने उस प्रेरणा को इतना सकारात्मक लिया कि जब देश की जनता अपने एक वक्त का भोजन छोड़कर हमें युद्ध में लड़ने के लिए अनाज दे सकती है तो हम जाकर के क्यों नहीं हमला कर सकते। सेना पंजाब बॉर्डर से क्रॉस करते करते पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई। आप इससे अंदाजा लगाइए। इस स्थिति को देखते हुए अब त्राहिमाम के लिए यूएन खुद भागने लगा कि ये तो कंडीशन उलट हो गई। हमने सोचा था कि इंडिया में पाकिस्तान घुसेगा, इंडिया पाकिस्तान में घुस गया है। ऐसी स्थिति में यूएन को भेजा गया कि जाओ इनके बीच में समझौता कराओ। समझौता कराने के लिए टेबल पर किसी मित्र देश के अंदर दोनों देश जाकर बैठे, यह डिसीजन लिया गया। दोनों का मित्र हो सकता था सोवियत रूस। इसी कारण से ताशकंद के अंदर, जो कि वर्तमान के उज्बेकिस्तान में है, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान को इनवाइट किया गया।
इंडिया और पाकिस्तान को इनवाइट किया गया। इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उधर की तरफ से अयूब खान जो कि डिक्टेटर तानाशाह सेनापति हुआ करते थे, वो पहुंचे। सेना, क्योंकि वहां सेना का शासन था पाकिस्तान में। दोनों ही देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं। पाकिस्तान की हालत खराब है कि इंडिया तो हमारे अंदर घुसकर चला आया है, अब ऐसी स्थिति में इंडिया से समझौता करो, नहीं तो हमारा तो हिस्सा चला जाएगा। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मन में जो सबसे बड़ा मलाल था वो यही था कि उस समझौते के बाद में युद्ध विराम हुआ, सब अपनी अपनी जगह पर वापस लौट गए, और जब वापस अपनी अपनी जगह पर सेनाएं लौट गई, पाकिस्तान की सेना अपनी जगह, इंडिया की सेना अपनी जगह, ये बात उनको दिल में इतना घर कर गई कि मैं इंडिया जाऊंगा तो अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा। क्योंकि कहते हैं कि शास्त्री जी ने वहां से फोन करके, अपने घर जब फोन करके पूछा कि तुम्हें मेरा निर्णय कैसा लगा, कौन सा निर्णय, कि मैंने हस्ताक्षर करके अपनी सेना को वापस बुला लिया है, पाकिस्तानी सेना को भी पीछे हटवाने के लिए मना लिया है। तो कहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी और उनकी बड़ी बेटी ने शास्त्री जी से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। बड़ी बेटी ने कहा हमें आपका फैसला पसंद नहीं है, और माता जी को भी आपका फैसला पसंद नहीं है, क्योंकि वे चाहती थी कि आप पाकिस्तान पर कब्जा करके लौटते, ना कि उनकी जमीन को लौटा कर लौटते। कहते हैं शास्त्री जी को इस बात का इतना गम था कि उन्हें उनके द्वारा किए गए समझौते में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को उनकी जमीन वापस लौटा दी, इस बात का उन्हें इतना वो था, अंदर से दर्द था कि इंडिया की जनता किस तरह रिएक्ट करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि इंडिया ने जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस दे दी है। इसी कारण से उन्होंने अखबार तक मंगवाने का कोशिश किया कि इंडिया के न्यूज़पेपर्स में क्या छपा है, इंडिया के राजनेता हमारे इस फैसले का क्या कह रहे हैं, इस तक का भी उन्होंने, कहते हैं, जिक्र है ऐसा। अब कितना सही कितना गलत ये तो सब शास्त्री जी जानते हैं, या उनके परिवारजन या उनके सहयोगी जानते हैं। खैर, इन सब विषय वस्तुओं पर फिर थोड़ा हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि क्या चल क्या रहा था। स्थितियों को अगर आप समझ चुके हैं तो उन स्थितियों से क्या स्थितियां पैदा हुई ये आपको समझ में आ गया होगा। किसानों के साथ में उनका क्या राधा नारा और वादा रहा ये समझ में आ गया होगा, और पाकिस्तान ने लाल बहादुर शास्त्री जी के ही प्रेजेंस को यह मानते हुए कि एक अदने से कद का प्रधानमंत्री है, क्या निर्णय लेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था। और इंडिया पर अटैक करते समय उसने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, ताकि इंडिया को हर परिस्थिति में पीछे घतेड़ा जा सके। कोड नेम भी विदेशी यूज किए पाकिस्तान ने, ताकि दुनिया को एक साथ समझाने में कामयाबी हो कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। इवन यहां तक उनके जो सुपुत्र हैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री जी, वो कहते हैं कि युद्ध के उस दौर में हमारा परिवार राष्ट्रपति भवन में सोने जाया करता था, क्योंकि उस समय के राष्ट्रपति राधाकृष्णन माना करते थे कि राष्ट्रपति भवन की दीवारें ज्यादा मजबूत हैं, अगर कभी युद्ध हुआ तो कम से कम सुरक्षित रह जाएगा प्रधानमंत्री का परिवार। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के आवास में भी बंकर बनाए गए थे जब 1965 के अंदर युद्ध हुआ था। स्थितियां बड़ी विकट रही हैं देश के साथियों। यूएन का महासचिव इंडिया आए, दोनों देशों के बीच में शर्तों को रखा करके समझौते की बात बनाई गई। कहा गया किसी न्यूट्रल प्लेस पर ले जाकर समझौता कराया जाए। जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद में समझौता होता है, और उसके 12 घंटे बाद 11 जनवरी तड़के सुबह 1:32 पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है। बड़े सारे सवाल उठे। बड़े सारे सवालों में बड़ा सवाल यह था कि क्या उन्हें मारा गया है या हार्ट अटैक हुआ है। एक थ्योरी जो मैंने आपको बताई कि उन्हें मलाल था कि उन्होंने पाकिस्तान को भूमि लौटा दी, इसका गम था। ये वो तस्वीर है साथियों जिसमें आप एक तरफ अयूब खान को देख सकते हैं और एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी को, 5 फीट 2 इंच के व्यक्ति जिन्हें परिवारजन नन्हे के नाम से पुकारते थे, नन्हे। ठीक है, तो आप यहां पर एक बड़ा सवाल छोड़ गए कि आपको हार्ट अटैक हुआ था या आपको जहर देकर मारा गया था। ये जहर देकर मारा गया था कि कहानी कहां से आई? कहानी के पीछे एक किरदार और है। उस किरदार की कहीं से कहीं तक चर्चा ही नहीं है। कौन सा किरदार? क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी कहानी में अमेरिका कहीं गायब है? आपको कहीं यह नहीं लगता कि अमेरिका कहां है सर इस कहानी में? अभी रूस हमको दिख रहा है, अयूब खान हमको दिख रहा है, ये हमको दिख रहे हैं, और आप कहते थे कि अमेरिका सुपर पावर होना चाहता था, कोल्ड वॉर का टाइम था। अमेरिका कहां है? दिमाग में रखिए इस चीज को, आगे बताते हैं। तो ये कहानी जो है आपके सामने कि ये क्या कहानी, कैसे कैसे इनकी मौत हुई। तो अब यहां पर आपको हम एक किस्सा सुना रहे हैं, एक किताब से लिया गया, जो कि कुलदीप नायर की किताब है, बियॉन्ड द लाइंस, एक ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब के अंदर कुछ पंक्तियां, ये कौन है कुलदीप नायर? इनके सूचना सहायक है, मतलब एक तरह से समझिए
वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के साथ साथ एनी टाइम रहा करते हैं, वो व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी किताब के अंदर जो बातें लिखी वो किताब आप लाइन टू लाइन यहां सुन सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आई और गेट पर, ये कहां की बातें हो रही हैं? ताशकंद की। कुलदीप नायर ने अपनी किताब के अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें मैं आपके साथ यहां साझा कर रहा हूं। ये कौन थे? सूचना सलाहकार थे इनके, प्रधानमंत्री के। ये अपनी लाइन किताब में लिखते हैं कि जब मैं सो रहा था तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और गेट पर एक महिला थी, उसने कहा योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। मैं भागता हुआ शास्त्री जी के कमरे की तरफ बढ़ा तो वहां बरामदे में सोवियत संघ के पीएम अलेक्सी कोसिनीज खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और भीतर डॉक्टरों की एक टीम शास्त्री जी को घेर कर खड़ी थी। 11 जनवरी 1966 को करीब 1:30 बजे ही आंखें देखी कुलदीप नैयर की यह बात है। वे प्रधानमंत्री के सूचना सहायक थे और 1965 में युद्ध में पाकिस्तान के लाहौर तक परचम फहराने वाले पीएम लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद पहुंचे थे। ये उसी की घटना अपनी किताब में लिखते हैं। कहते हैं कि जब तक शास्त्री जी के कमरे के भीतर वो पहुंचे, यह तय हो चुका था कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जीवित नहीं रहे। नैयर के मुताबिक उनका शव बिस्तर पर था, चप्पल करीने से रखी थी, लेकिन उनका पानी वाला थर्मस ड्रेसिंग टेबल पर लुढ़का पड़ा था। साफ था कि बेचैन शास्त्री ने पानी पीने की कोशिश तो की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। ये इस किताब के अंश हैं जो इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किए हैं। ये बताते हैं कि 10 जनवरी को दोपहर तक ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद में सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी कुछ देर तक वहां रुके, फिर अपने तीनों सहायकों के साथ रात 10 बजे करीब अपने कमरे में वापस आ गए। शास्त्री जी ने रूम पर इस विषय पर बात होने लगी, शास्त्री जी को अयूब खान के इस्लामाबाद बुलावे पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अयूब खान ने उस समय यह कहा कि अब समझौता तो हो चुका है, आप इस्लामाबाद आइए। इस समझौते के 12 घंटे के बाद उनकी अचानक मौत हो गई। यह सामान्य मौत थी या हत्या, यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि शास्त्री जी इस बात से काफी असहज थे। किससे असहज थे? कि जो समझौता हुआ है वो उनके पक्ष में नहीं है। पक्ष में क्यों नहीं है? पक्ष में इसलिए नहीं है कि हम अपना विजित क्षेत्र उनको दे रहे हैं। शास्त्री जी ने अयूब खान के इस्लामाबाद बुलावे पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह भी अपने आप में एक बात थी। अब चूंकि यह एग्रीमेंट हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अयूब खान अच्छा आदमी है, चलिए उससे जाके मिल लेंगे, इस तरह की बातों के साथ में वो सोने चले गए। लेकिन यहां पर एक कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि जो शास्त्री जी का खाना बनाया गया था ना, वो उनके रेगुलर खाना परोसने वाले ने नहीं बनाया था। सामान्यतया प्रधानमंत्री का खाना कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री का रसोइया कौन होगा, उनका डॉक्टर कौन होगा, इवन उनके नजदीक कौन कौन होगा, ये तक सब प्रोटोकॉल में लिखा हुआ होता है। शास्त्री जी का खाना सामान्यतया रामनाथ बनाया करता था। खाने के अंदर आलू पालक और कढ़ी परोसी गई। लेकिन जानकारी जब बाहर निकल कर आई तो पता चला कि उस दिन उनका जो भोजन था वो असल में रामनाथ ने नहीं बल्कि जान मोहम्मद ने बनाया था, जो कि भारत के राजदूत पीएन कालके का बावर्ची था। यानी जो व्यक्ति रेगुलर खाना बनाया करता था उसके द्वारा बनाया गया भोजन नहीं था। और खाना बनाते समय किचन में उसकी 2 महिलाओं ने मदद की थी, लेकिन वो दोनों महिलाएं रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी से थी और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने यह दावा किया कि उन्होंने खाना खिलाने से पहले खाना चखकर भेजा था। अब बड़ा सवाल यह है कि खाना पहुंचते पहुंचते जहर मिलाया तो मिलाया किसने? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अरे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, खाना चख लिया इंटेलिजेंस वालों ने, खाना जान मोहम्मद ने बनाया, इसमें सवाल क्या है? सवाल यह है जनाब, इस बात पर जब जांच बिठाई गई ना तो रामनाथ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और रामनाथ तब से अपनी याददाश्त खो चुका है। इंटरेस्टिंग है कहानी, आगे चलिए। तो शास्त्री जी भोजन कर रहे थे, फोन बजा, फोन पर दिल्ली से उनके एक सहायक वेंकट रमन थे, उनके निजी सहायक जगन्नाथ साहे ने फोन उठाया। उधर से वेंकट रमन ने भारत की राजनीतिक हालचाल की सूचना दी। भारत में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ तिवारी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसले की आलोचना की थी। शास्त्री जी इस बात से चिंतित थे। शास्त्री जी ने काबुल में अगले दिन के अखबार मंगवाए। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत की कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब वो ये जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का असर क्या हुआ है। जब घर वालों को ही फैसला अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से फोन करके पूछा कि तुम्हें मेरा फैसला कैसा लगा? तो बेटी ने कहा मुझे आपका फैसला अच्छा नहीं लगा। कुसुम की बात वो काफी अच्छे से माना करते थे। बोले तुम्हारी अम्मा को फैसला कैसा लगा? बोले उनको भी फैसला अच्छा नहीं लगा। आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा उनको क्यों दे दिया?
इस बात के बाद वो सोने चले गए। कहते हैं रात 1:30 पर जब दरवाजा खटखटाया गया और पानी मांगा गया, उस समय की घटना है, तो वहां पर कहा गया कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब कहां हैं। अब डॉक्टर साहब कौन थे? डॉक्टर साहब है आर.एन. चुग। अब अच्छा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी के डॉक्टर भी साथ में ही थे, लेकिन अब डॉक्टर आर.एन. चुग वहीं पर हैं और उनको भी यह सूचना नहीं है कि डॉक्टर साहब शास्त्री जी जो है वो मर रहे हैं। अब आप पूछेंगे तो आर.एन. चुग को नहीं पता था क्या कि उनको हार्ट अटैक आया है? आप सोचिए, सब लोग एक ही लॉबी में सो रहे हैं, इस कमरे में शास्त्री जी हैं, सामने डॉक्टर है, तो भाई बैठाया ही इस तरीके से गया है ना ताकि डॉक्टर इमीडिएटली आ जाए, अदरवाइज अपने डॉक्टर का क्या लेना देना। मजेदार बात यह है कि जब जांच बिठाई गई ना, जब सरकारें बदली और जांच बिठाई गई, आर.एन. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, यही वो डॉक्टर आर.एन. चुग हैं जिनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये मर जाते हैं। यानी कि रहस्य कितने बड़े हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। जहां रामनाथ को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। आर.एन. चुग जो कि डॉक्टर है, जो कि उस समय प्रेजेंट है, वो डॉक्टर साहब जाकर के गवाही दे सकते हैं, क्या होगा? उनकी कार का एक्सीडेंट होता है, उनकी मौत हो जाती है। कहानी में कितने ट्विस्ट है महाराज। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि शास्त्री जी से जुड़ा जो व्यक्ति है वो मरता चला जाए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि स्थितियां जो वहां पर थी, क्या वाकई में उन्हें जहर दिया गया था? इस बात को लेकर जान मोहम्मद से पूछताछ भी की गई और जान मोहम्मद को बाद में फिर राष्ट्रपति भवन में नौकरी भी मिल गई। उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई कि नहीं, उसके पास में कुछ भी नहीं था। हाँ, लोग एक चीज का दावा जरूर करते हैं कि शास्त्री जी की मौत के बाद की जो तस्वीर है उसमें उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ है। चेहरा पूरी तरह से नीला है, शास्त्री जी ऐसे थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या इनको जो जहर दिया गया था वो जहर की वजह से ऐसा है? इस बात को लेकर के कुलदीप नायर लिखते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जहां से उनको लाया गया था, क्योंकि ताशकंद से इंडिया लाया गया था, तो उनके चेहरे पर केमिकल और बाम लगाए गए थे ताकि उनका चेहरा खराब ना हो, बॉडी डिटोरिएट ना करे, इसलिए उनके चेहरे का रंग ऐसा बदला था। इसके पीछे जहर की कहानी लगाना गलत है। तो फिर चश्मदीदों की संदिग्ध मौत कैसे हुई? क्योंकि 1977 के अंदर जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार ने अपने द्वारा राजनारायण कमेटी का गठन किया, और जब राजनारायण कमेटी का गठन हुआ, सोचिए 1966 में मौत हुई है, 1966 से लेकर 77 तक कोई भी जांच कमेटी ही नहीं बैठती है। इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा? 11 साल तक शास्त्री जी की मौत के ऊपर कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनती है, राजनारायण कमेटी बनती है, उनके निजी डॉक्टर आर.एन. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उनकी कार का एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और दुर्घटना में डॉक्टर साहब की मृत्यु हो जाती है। उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो जाती है और उनके सहायक रामनाथ जो साथ रहा करते थे, उनकी सड़क हादसे में बुरी तरह चोट लगती है और याददाश्त चली जाती है। जिनसे पूछताछ होनी थी, रिपोर्ट क्या करती, आप बताइए? रिपोर्ट वहीं की वहीं रह गई। आज तक शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनी हुई है, एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आया, और यह एंगल दुनिया को बहुत ज्यादा चौंका देता है। और एंगल क्या है कि क्या मौत में कोई और देश भी साथ हो सकता था? क्या किसी और देश की भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी क्या? इसके पीछे का कारण पता चलता है CIA के एक एजेंट के द्वारा अपने द्वारा किए गए खुलासे से। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उसका दावा था, देखिए अब इस पूरी कहानी को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखते हैं और फिर खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कहानी हो चुकी है। साथियों, जितनी कहानी में अब तक आपने सुना, हर बार रूस का जिक्र हो रहा है, लेकिन रूस का जिक्र क्यों हो रहा है ये आपने कभी सोचा? मैंने एक लाइन में कहा था, दोनों का मित्र था रूस। अर्थात अमेरिका इस बात से परेशान था कि दुनिया का इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है, अमेरिका की एंट्री इस कहानी में कैसे हो? तो अमेरिका की एंट्री में CIA की जो भूमिका थी वो यहां पे निकल के आती है। असल में जिस परमाणु बॉम्ब को बनाने के लिए भारत ने 1974 और 1999 में परीक्षण किया, उसके बारे में तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1944 में कह दिया था कि मैं परमाणु बम बना सकता हूं। भारत के पास वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। भाभा ने कहा परमाणु बम बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, बना देंगे। परमाणु बम का पूरा तरीका जानते थे भाभा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, शास्त्री जी और भाभा, इनकी मौत के अंदर ज्यादा समय का अंतर नहीं है। भाभा की मौत भी आज तक मिस्ट्री है। उनका भी हवाई जहाज क्रैश हो गया था, और ऐसा कहा जाता है कि जहां क्रैश हुआ था वहां के आज भी दस्तावेज मिलते हैं। यानी उनको भी मरवाने में किसी विदेशी ताकत का हाथ हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाभा की मौत मात्र
13 दिन बाद हो गई थी, और कोशिश करेंगे हम कि 13 दिन बाद यानी 24 जनवरी के अराउंड आपके लिए भाभा के ऊपर भी सेशन करके लाएं, आपको बताएं कि उनकी मौत कैसे हुई थी। तो इसका मतलब कैसा है कि CIA की क्या रोल है इसके अंदर? तो असल में CIA का एक डायरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट क्राउली। क्राउली ने 1993 के अंदर एक अमेरिकी पत्रकार ग्रेगरी डगलस को अपना इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि 1966 में शास्त्री जी और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा दोनों की ही हत्या की गई थी। क्राउली ने पत्रकार से यह भी कहा कि इस इंटरव्यू को उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित किया जाए। किनकी? क्राउली जब मर जाए तो मरने के बाद प्रकाशित करना, ताकि यह ना हो कि CIA की कहानी पहले लीक हो गई, भाई मैं मर जाऊं उसके बाद तुम छाप देना। और क्राउली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसने इंटरव्यू में शास्त्री जी को मारने का कारण भी बताया। उसने कहा कि अमेरिका को फिक्र थी कि रूस के हस्तक्षेप से भारत की पहुंच तो मजबूत होगी, लेकिन पाकिस्तान का हारना अमेरिका की सुपर पावर छवि को नुकसान पहुंचाएगा। आप सोचिए क्या सही क्या गलत, इतने सारे एंगल, ये तो सब आप ही फैसला करेंगे। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, एक ताशकंद फाइल, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें साम्यवाद की कहानियों की बू आएगी। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे अंतरे। फिलहाल जो आपको सुनना है वो हमने सुना दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने आपको बुक रिकमेंड कर दी है, जो कि कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाइए आप वहाँ से पूरी तरह से उस किताब को सुन लीजिए बाय यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित 50। शास्त्री जी की मर्डर मिस्ट्री उसमें भी दी हुई है। 49 रुपये के अंदर 1 महीने तक 10,000 किताबें सुन सकते हैं उस जैसी ही। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जरूर सेशन को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। जो भी कंटेंट मैंने अभी आपको दिया उसे मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, अंकित अवस्थी सर और GK बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से। धन्यवाद।